सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप मेहनत जो कर रहे हैं और मेहनत से प्राप्त की हुई विजय हमेशा स्थायी होती है और उसका आनंद भी कुछ अलग होता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण एक मेहनत का भी होना चाहिए कि विद्यार्थी को मेहनती होना चाहिए, और विद्यार्थी का भाव है वो कैसा होना चाहिए, मेहनत भी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी को और जीना चाहता हूँ, एक मेहनत का आंसू और पीना चाहता हूँ, बैठकर खाना मुझे पसंद नहीं, मैं अपने माथे पर पसीना चाहता हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए विद्यार्थी का, ताकि अपनी मेहनत कर सकें और नियमित जो अपना कार्य है वो चल सके। क्योंकि किसी भी कार्य में नियमितता तब होती है जब अपनी लगन होती है। तो लगन, मेहनत, ये शब्द है वो सब एक ही है, सभी का जो सार यदि देखा जाए तो एक ही है। तो विद्यार्थी जीवन में मेहनती होना बहुत ही आवश्यक है, और आप लोग मेहनती है ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप लगातार वीडियोस जो देख रहे हैं, आप लाइक्स कर रहे हैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि आप बिल्कुल मेहनती विद्यार्थी हैं और आप में एक लगन भी है, एक अच्छा परिणाम देने का आप में जुनून भी है। तो ऐसा होना भी चाहिए। चलिए आगे आज अपने बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि अपने देखें तो द्विघात समीकरण जो अपनी चल रही थी उसको हल करने की विधियों की चर्चा थी यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण की 3 विधियाँ मुख्यतः आपको बताई गई थी, जिसको यदि देखें तो सबसे पहले अपने कौन सी पढ़ी थी? गुणनखंड विधि। और उसके बाद अपने पढ़ी थी बच्चों पूर्ण वर्ग विधि, जो लास्ट वीडियो में अपने देखी है। और उसके बाद है द्विघाती सूत्र। तो ये 3 विधियाँ मुख्यतः है अपने पास द्विघात समीकरण को हल करने की, यानी उसके मूल ज्ञात करने की। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में अपने सबसे पहले देखा था, गुणनखंड विधि से मूल अपने ज्ञात किए थे। फिर अपने लास्ट वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि, जिसके कुछ एक 6 स्टेप अपने देखे थे, निश्चित पद है उसके अनुसार अपने को चलना है, और पूर्ण वर्ग विधि के सवाल हो गए थे। और उसके बाद है द्विघाती सूत्र। अब यदि मैं देखूं तो पूर्ण वर्ग विधि के 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप एक निश्चित स्टेप है। तो इन स्टेप को यदि देखें, इन पूर्ण वर्ग विधि के यदि पद में देखूं तो उनको यदि हल करूं तो लास्ट में सभी का हल है वो एक जैसा ही आ रहा है। तो इसी से पूर्ण वर्ग विधि से अपने द्विघाती सूत्र बना सकते हैं, जो कि पूरी पूर्ण वर्ग विधि के 6 के 6 स्टेप है वो एक सूत्र में अपने डाल सकते हैं। तो वो अपने पास एक नई विधि बन जाएगी, यानी द्विघाती सूत्र। तो आज अपने द्विघाती सूत्र की चर्चा करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है और कैसे इसे हल करते हैं, क्योंकि अपने 2 विधियों को मुख्यतः देख चुके हैं। गुणनखंड विधि को देख लिया है, पूर्ण वर्ग विधि को देख लिया है। आज अपने पूर्ण वर्ग विधि के बाद पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र ज्ञात करेंगे और उस सूत्र से फिर सवाल हल करेंगे। तो आप ये जान चुके हैं द्विघाती सूत्र है वो मुख्यतः किससे बना हुआ है? पूर्ण वर्ग विधि से ही बना हुआ है। उस पूर्ण वर्ग विधि का एक छोटा सा रूप है, बिल्कुल छोटे रूप में यदि हल करना है तो अपने द्विघाती सूत्र को लेते हैं। तो चलिए द्विघाती सूत्र की स्थापना करते हैं। द्विघाती सूत्र कैसे बना था उस पर चर्चा करेंगे। तो ये लीजिए बच्चों, द्विघाती सूत्र। ये आज तीसरी विधि आ गई है एक तरीके से। विक्रम से आपने देखी द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि। आज पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा अपने द्विघाती सूत्र तैयार करेंगे। तो चलिए मैं किसी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेता हूं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप यदि बच्चों देखें तो ये होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब अपने क्या करना है, मैंने आपको यही बताया द्विघाती सूत्र है वो पूर्ण वर्ग विधि का ही एक रूप है। ये चर्चा अपने कर चुके हैं। तो अपने इस जो व्यापक रूप है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि के 6 स्टेप है, उससे मैं इसको हल करूंगा, देखूंगा कि अंत में क्या अपने पास अपने निर्णय ले पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले x² के गुणांक का भाग देना होता है, तो a का भाग दे रहा हूं। ये लीजिए x² b/a x c/a = 0। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अपने पास था अचर पद को दाईं तरफ लेके आना है, तो पक्षांतरण कर दीजिए, या मैं इसको यूं लिख दूं x² b/a x - c/a, ऐसे लिख सकते हैं अपने। तीसरा स्टेप यदि अपने देखें तो x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है b/a, इसका आधा यदि मैं करूंगा तो b/2a, b के बटा में 2a का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो ये बन जाएगा बच्चों x² b/a x b/2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया c/a, और ये हो गया b/2a का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ जोड़ दिया। अब अपने पास है a + b है, a - b की होल स्क्वायर का सूत्र बनाना होता है। तो चलिए वो भी बना देते हैं। यहां से उठाया x, यहां से प्लस का, और यहां से b/2a का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं बच्चों।
ये हो गया b² बटा 4a²। इधर वाले को हल कर लेते हैं, x b बटा 2a का होल स्क्वायर, ये आ गया 4a², तो a कैंसिल हो गया तो 4a बच गया, तो ये हो गया -4ac प्लस b²। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपने को स्क्वायर हटानी है तो दोनों तरफ वर्गमूल करें, यही था अगला स्टेप। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो अपने पास हो जाएगा x b बटा 2a, ये हो गया प्लस माइनस 4ac प्लस b² 4a², ये हो गया। इसको यदि मैं हल करूं तो ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास 2a प्लस माइनस, इसको लिख दूं b² माइनस 4ac और इसको लिख दूं 2a। तो ऊपर वाला तो हल नहीं हो रहा है, नीचे वाला तो हल हो गया। 4 का अंडर रूट 2 होता है, a² का a होता है, इसलिए 4a² को अपने 2a लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया मैंने। अब देखिए ये यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ इसको ले जाता हूँ क्योंकि अपने को x का मान ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। इसको यदि मैं 2a लघुत्तम निकालूं तो 2a लघुत्तम माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये बन गया। तो यहां पर यदि देखूं तो किसी भी द्विघात समीकरण है उसमें b का मान आपको पता होता है, a का मान आपको पता है, c का मान आपको पता है, वो यदि रख दें तो डायरेक्ट इसी स्टेप से अपने हल कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं ऐसा भी, ये सारे स्टेप है उसको मैंने हल निकाल के व्यापक रूप में यदि देखूं तो a b c के मान मैंने यहीं से देख लिए। तो यही अपने पास बच्चों द्विघाती सूत्र है, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, पूरी विधि इसी सूत्र में समाई हुई है। तो ये क्या है अपने पास, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का होल अंडर रूट बटा 2a। ये यदि देखें तो ये अपने पास द्विघाती सूत्र होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से द्विघाती सूत्र ये अपने को तैयार करना है बच्चों। तो द्विघाती सूत्र मुख्यतः पूर्ण वर्ग विधि का ही एक रूप है, उसका छोटा रूप है भी। सारी ये प्रक्रिया करने के बाद जो अंतिम निर्णय जो आया है, जो रिजल्ट जिसे ज्ञात करते हैं, वो द्विघाती सूत्र है। तो अपने द्विघाती सूत्र है उसकी विशेषता ये हो गई कि इसका सवाल है वो बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल बिल्कुल आसानी से अपने हल कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र को आप बिल्कुल तैयार करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आगे अब पूरा चैप्टर है वो इसी सूत्र पे चलेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपनी विधि बन गई द्विघाती सूत्र। तो चलिए एक दो सवाल लेते हैं, इस सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण यदि मैं देखूं बच्चों आगे, तो मेरे पास है उदाहरण नंबर 10। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, आगे इसने दे रखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, इस तरह से शर्त इसने दे रखी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघाती सूत्र से ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघाती सूत्र से ज्ञात करनी है, ये सवाल है बच्चों। तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले तो वही है कि किसी भी सवाल को अपने गणित के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, जो अपने पहले भी वीडियो में देखिए और ये सवाल भी पहले आया हुआ है। चलिए इसको दोबारा करते हैं ताकि आपकी समझ और मजबूत हो सकेगी इसमें। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, तो अपने क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। चौड़ाई को क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान ली बच्चों मैंने, x मीटर। तो लंबाई दुगनी, इसके दुगने से, देखो यहां पर चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो x का दुगुना करूंगा तो 2x, उससे भी 1 ज्यादा, तो इतनी है। ठीक है, अब देखिए इसने संख्यात्मक मान क्या दिया, ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अपने भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चर के सारे जैसे जैसे इसने संख्यात्मक मान जो दिए है ना, चर के सारे अपने भी वही मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो अपने भी इस क्षेत्र का इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र तो बिल्कुल आसान सा होता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया बच्चों x गुणा में 2x प्लस 1 यानी 2x² प्लस x। x का गुणा 2x से 2x² हो गया और x का गुणा 1 से तो x हो गया। ठीक है, अब चलिए अपने आगे देखें तो क्षेत्रफल दे रखा है 528, अतः 2x² प्लस x बराबर 528। अपने को बच्चों द्विघात समीकरण बनानी है, तो द्विघात समीकरण के दाईं तरफ क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य कैसे लेके आए, क्या विचार है आपका, शून्य कैसे आएगा? तो यदि मैं इसमें देखूं कि 528 है, उसको उठा करके इस साइड में लेकर आ सकते हैं बाईं तरफ, तो इसे अपने पक्षांतरण बोलते हैं। तो पक्षांतरण में क्या होता है, प्लस की संख्या है वो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, द्विघाती सूत्र से हल करना है, तो द्विघाती सूत्र तो अपने को पता है। ये इसमें द्विघाती सूत्र के लिए अपने को मुख्यतः ए बी सी की जानकारी होनी चाहिए, बस इन तीन की जानकारी है तो अपने सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए ए का मान 2, बी का मान x का गुणांक, ए होता है x² का गुणांक, तो x² के गुणा में क्या है 2 है, x के गुणा में क्या है सोचिए जरा, x के गुणा में क्या है। तो बच्चों जहां भी आपको संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो x के गुणा में 1 है, तो एक किसी संख्या के साथ होता है, 1 का गुणा x से हुआ तो वो x बन गया, इसलिए अपने को x दिखाई दे रहा है, इसलिए b का मान 1 और c का मान है माइनस के 528। चिन्ह को भी साथ लेना है, ध्यान रखना है। यहां पर देखिए ये प्लस का है तो मैंने नहीं लिया, इसका माइनस का चिन्ह है तो आप साथ लेंगे बिल्कुल। तो ये ABC के मान आपको पता लगे। अब देखिए द्विघाती सूत्र तो ऑलरेडी आपके पास तैयार है, वही अपने लिखेंगे। अतः द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र आप अच्छी तरह से पूर्ण वर्ग विधि से आपने ज्ञात भी करके देखा है, इसकी स्थापना आपने की थी भी कैसे ये आया है, और वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का होल अंडर रूट बटा 2a। ठीक है, अब इसमें मान रखता हूं, तो देखिए x का मान हो जाएगा द्विघाती सूत्र से, x का मान है तो x बराबर माइनस बी, अब देखिए माइनस का 1, बी का मान 1, तो ये माइनस का चिन्ह ये वाला है, बी का मान 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर 4ac, a का मान 2 और c का मान 528 माइनस के बटा 2a, a का मान 2। देखिए बच्चों मैंने सिर्फ क्या किया है, उस सूत्र में मान रखा है माइनस b का मान 1, ये देखिए b² माइनस 4ac, c का मान माइनस के 528 तो ये c है बटा 2a, का मान 2 है। यहां से सिर्फ इस सूत्र की ये खास बात है कि आपको मान रखने हैं, बस a b c को अच्छी तरह से निकालना आप सीख लें तो आपका सवाल सारे सवाल है वो सही होंगे। एक इसमें जो बटा का निशान है उसको पूरा आगे तक आप लेकर के आए, ये भी संख्या -1 के भी बटा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बटा का निशान है उसको पूरा आप आगे तक लेके आए। ठीक है, चलिए -1 प्लस माइनस, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 528 से करेंगे तो 8 8 64, हसल लगी 6, 16 और 6 22, हसल लगी 2 और 40 और 2 42 बटा 4, ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये हो गया 4225 4। ठीक है, तो अब यदि मैं 4225 का वर्गमूल ज्ञात करके देखूं तो मेरे को पता है 65 आने वाला है, क्योंकि अपने वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल, तो 65 इसका बनेगा, तो -1 प्लस माइनस 65 बटा 4, इस तरह से। तो यहां तक आ गया। अब देखिए बच्चों अपने को पता है कि द्विघात समीकरण है, उसके कितने मूल होने हैं, 2 मूल होने हैं। तो 2 मूल अब कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए अपने को वही तरीका करना है, एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये आ गया x बराबर -1 प्लस के 65 बटा 4 और एक आ गया -1 माइनस 65 बटा 4, तो ये आ गया बच्चों 64 बटा 4, तो ये गया 4 एकम 4 और 6 चौका 24। ठीक है, और ये चला जाएगा बच्चों आपके पास -66 बटा 4, तो ये आ जाएगा अपने पास -4 एकम 4। ठीक है, और 16.5 आ गया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों,
अपना x का मान कौन सा लेना है अपने को, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। यहां पर महत्वपूर्ण बात आपको देखनी है, x क्या है, x है चौड़ाई, तो विमा चौड़ाई या भुजा जो कह सकते हैं, भुजा कभी ऋणात्मक हो सकती है, तो x का मान ये तो ऋणात्मक है, तो भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो x का मान ये नहीं होगा, x का मान क्या होगा, सिर्फ अपने पास 64 होगा। तो ये अपने पास क्या आ गई है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई आ गई है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये लिख दिया। तो देखिए यहां लिख देता हूं, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, 16 मीटर, और लंबाई ये आ गई 2 गुणा में 16 प्लस 1, तो 16 गुणी 32 और 1 33 मीटर। तो इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये तो 16 मीटर आ गई है और लंबाई इसकी 33 मीटर आ गई है। इस मान को अपने छोड़ दिया क्योंकि ये x का मान नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो क्या है, वो भूखंड की लंबाई चौड़ाई यानी चौड़ाई है, चौड़ाई की एक भुजा है, विमा है। तो चौड़ाई लंबाई या भुजा जो कहें ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बोलूं -5 किलोमीटर जाओ तो कैसे जाएंगे अपने, तो ये माइनस भी नहीं हो सकती, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अपना जो मान है वो ये होगा, x का मान यहाँ पर क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, पर 2 मूल में से अपने को कौन सा सेलेक्ट करना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने इसमें से केवल ये वाला सेलेक्ट करेंगे कि अपने पास 16 जो है वो इसका मूल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 11वां उदाहरण लेते हैं बच्चों। तो इसके जो मान आ गए हैं वो अपने नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 11 लेता हूं। 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक अपने को ज्ञात करने हैं। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये सवाल है, इस तरह से अपने को दिया हुआ है, जिनके वर्गों का योग है वो 290 है, तो अपने को ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले अपना काम इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, यानी इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर इसके विधि की चर्चा करेंगे, आगे कौन सी विधि अपने को सेलेक्ट करनी है। तो पहले अपने इसकी द्विघात समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक x, तो देखो एक विषम धनात्मक पूर्णांक मैंने x मान लिया। अब ये कह रहा है क्रमागत, अगला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो देखो बच्चों, संख्या रेखा की यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है, ठीक है। तो ये कह रहा है विषम धनात्मक, तो ये साइड अब विषम होने चाहिए, तो ये सिर्फ ये वाला और ये वाला ये विषम है, उन पे ध्यान जाना चाहिए भी। सबसे पहले तो मैंने धनात्मक का नाम आया तो इधर वाली सारी छोड़ दिए, क्योंकि अपने को पता है बाईं तरफ पूरा का पूरा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो ये मैंने छोड़ दिया। जो पॉजिटिव साइड है वो अपने लिए, उसमें भी कौन से लेने हैं, उसमें भी विषम लेने हैं। तो विषम 1 3 5 7 ये लगातार है। अब देखिए यदि सपोज कीजिए लगातार है, ये दोनों होंगे, फिर या फिर ये दोनों होंगे, या फिर ये दोनों होंगे, इस तरह से होगा। इसमें भी लगातार है तो या तो ये दोनों है, या ये है, या फिर ये है, इस तरह से। अब देखिए बच्चों, सपोज कीजिए मैंने ये x मान रखा है, तो इसको यदि देखूं तो 2 के अंतर से है ये, तो x और ये x प्लस 2 है, इसको भी देखो ये भी 2 के अंतर से है, इसको भी देखो ये भी 2 के अंतर से है। तो जब भी सम और विषम की बात आती है तो हमेशा सम और विषम लगातार क्रमागत जो है वो 2 के अंतर से आगे बढ़ते हैं। तो एक x मान लिया तो अगला क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि विषम की बात कही है। यदि सम और विषम शब्द नहीं होते तो फिर x और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरह से चलते। अब चलेगा सम विषम की बात आ गई है तो x, x प्लस 2, उससे अगला x प्लस 4, x प्लस 6 इस तरह से चलेगा। चलिए तो अगला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 हो गया बच्चों। ये देखिए, अब देखो आगे क्या कह रहा है।
जिनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करने हैं। तो x का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों यानी x का वर्ग और ये लो x प्लस 2 का वर्ग, ये हो गए इनके वर्गों का योग। ये लो योग कितना होना चाहिए, 290। तो इनका मान है वो 200 भी। इनके वर्गों, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, का योग, योग हो गया। ये कह रहा है 290 है, तो मैंने इसके बराबर 290 लिख दिया। ये प्रश्नानुसार है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 290। ये हो गया एक्स स्क्वायर 4x 4 290। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x, ये हो गया 4, और ये प्लस का 290 था, इधर आया तो माइनस का हो गया 2x स्क्वायर 4x माइनस के 286 हो गए बच्चों। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है। किसी भी समीकरण में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ आ रही है उसको निकाल लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि उभयनिष्ठ यदि निकालेंगे तो उसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु अपनी द्विघात समीकरण वो आसान हो जाएगी। यदि आप अब भी करेंगे तो भी सवाल अपना सही होगा, मूल वही आएंगे, परंतु इसकी कैलकुलेशन है वो कुछ बड़ी हो जाएगी। तो अपने सवाल को आसान करने के लिए इसमें अपने को दिखाई दे रहा है कि उभयनिष्ठ आ रहा है। अब देखो यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपने को निकाल लेनी चाहिए वो संख्या, ताकि अपना सवाल है वो आसान हो सके। क्योंकि अपने को आसानी से भी सवाल करना आना चाहिए। आसानी से जब सवाल होगा तो उसकी गणना भी सही होगी और गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। चलिए बच्चों, 2 तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस के 143, तो ये 2 यहाँ पर गुणा में है, 0 के भाग में जाएगा। 0 तो एक महासमुद्र है, कोई भी संख्या आती है उसमें समा जाती है। तो 2 को फिर छोड़ दूँ यही, क्योंकि वो तो 0 के पास चला गया, 0 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x माइनस के 143 बराबर 0। अब बच्चों अपने को द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था द्विघाती सूत्र के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको a, b और c का मान है वो ज्ञात होना चाहिए। यही तो थी मुख्य बात। तो चलिए a का मान 1, b का मान 2 और c का मान माइनस के 143। इस तरह से मैंने बच्चों a, b, c के मान है वो ज्ञात कर लिए। अब चलिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा बटा है। बच्चों ध्यान रखना, ये बटा का निशान मैंने यहाँ से शुरू किया है, ना कि यहाँ से। अलग बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं ना, यहाँ से लगाते हैं इसके बाद। तो ऐसा नहीं है, पूरे के है, क्योंकि अपने इसमें लघुत्तम लेकर के 2a को इसके साथ सम्मिलित कर लिया था माइनस b को। ठीक है, तो अब बच्चों मान रखना है इसमें। चलिए, तो माइनस का 2 प्लस माइनस ये हो गया 2 का वर्ग 4a का मान 1 और c का मान है माइनस के 143, 2 गुणा में 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसका गुणा कर दूं, 4 तिया 12, 16 और 1 17 और 4 और 1 5, 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस ये हो गया बच्चों 576, 2। ठीक है, तो अब यदि मैं देखूं तो अपने को 576 का वर्गमूल पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। तो 25 से ठीक पहले 24 का जो वर्ग है वो 576 होता है। तो अपने यूँ कह सकते हैं 576 का जो वर्गमूल है वो 24 होगा। और बच्चों अपने को सवाल की गणना तेज़ी से करने के लिए कुछ एक वर्ग है वो याद होने चाहिए, जिससे वर्गमूल भी अपने आसानी से निकाल सकते हैं, और जहाँ भी वर्ग की बात आए तो वो अपने भी कर सकते हैं। तो लगभग बच्चों को 20 तक तो याद होने ही होने चाहिए, और यदि आप 30 या 40 तक कर सको तो बहुत ही बेटर होगा, आपकी गणना है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो 576 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2। अब देखो बच्चों, एक बार तो अपने प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे, क्योंकि द्विघाती समीकरण 2 मूल होंगे इसके अपने को पता है। तो प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह यदि लिया बच्चों मैंने तो 2 प्लस 24 बटा 2 यानी 22 बटा 2, 11 उत्तर आ गया। और माइनस का चिन्ह लूँगा तो माइनस 2 माइनस 24 बटा 2 तो माइनस के 26 बटा 2 तो माइनस का 13 आ गया। अब देखो सवाल में क्या गया, विषम धनात्मक पूर्णांक शब्द। देखो धनात्मक शब्द आया है, तो ये धनात्मक है या ये धनात्मक है, या दोनों ही धनात्मक है। तो बच्चों इसमें देखूं तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये नहीं लेनी है।
क्योंकि अपनी जो रिक्वायरमेंट जो है, अपनी आवश्यकता है वो ये है कि x का मान जो है वो धनात्मक होना चाहिए। तो चलिए फिर इसमें अपने पास x का मान 11 है और x का मान -13 है, तो इसको तो लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला कर देते हैं इसको ना, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बच्चों 11, और अगला क्रमागत दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों 11 + 2 यानी 13। तो ये वो दोनों अपने जो धनात्मक पूर्णांक है वो आ जाएंगे, जिनके वर्गों का योग कितना है 290। आप करके भी देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था वर्ग याद होंगे तो आप सवाल को बड़े आसानी से चेक कर पाएंगे। 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। तो यदि इनका योग करेंगे 121 और 169 का योग करेंगे तो 0, 6 और 2 8 और 1 9, ये देखो बच्चों 290 आ गया। तो वो संख्या हमने ढूंढ दी ना, है ना, जादुई तरीका। तो यदि अब देखें बच्चों कि द्विघाती सूत्र अपने को क्यों पढ़ना है, तो द्विघाती सूत्र देखो यहाँ से लेकर के यहाँ सवाल खत्म हो गया है। इतना छोटा सा सवाल है, और यही यदि अपने पूर्ण वर्ग विधि से करते तो सवाल कुछ बड़ा होता, और यदि ये गुणनखंड विधि से सवाल को करते तो अपने को कुछ सोचना पड़ता भी ऐसे टुकड़े हो, उनका गुणा इतना हो, उनका जोड़ इतना हो, ये सब बातें अपने को सोचनी पड़ती। इस द्विघाती सूत्र में केवल आपको एक सूत्र याद रखना है, उसमें मान रखना है, ABC के मान ज्ञात करने बिल्कुल आसान है, वो रख के इस सूत्र में रखना है और गणना करनी है। आपको ना तो अपने ज़्यादा सोचना है और ना सवाल बड़ा है, इसलिए द्विघाती सूत्र है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो आप द्विघाती सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लें और इसको समझ भी लें कैसे अपने ज्ञात किया था, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में मैंने दिखा रखा है कि कैसे अपने हल किया था, भी कैसे द्विघाती सूत्र की स्थापना की जाती है, तो वो भी आप अच्छी तरह से सीख लें। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। एक ऐसा आयताकार पारक बनाना है अपने को, उदाहरण नंबर ये अपने पास 12। एक ऐसा आयताकार पारक बनाना है, उसकी क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। ठीक है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, ये शर्त दी हुई है कि लंबाई है, चौड़ाई है, वो लंबाई से कितनी कम होनी चाहिए 3 मीटर कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक। ठीक है, ये शर्त है। त्रिभुजाकार पारक है जिसका आधार पारक की चौड़ाई के बराबर, जिसका आधार पारक की चौड़ाई के बराबर है, जिसका आधार है वो पारक की जितनी चौड़ाई है ना उतना ही उसका आधार है, बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है, उस आयताकार जो पारक है उसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, इस आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई, ये सवाल दिया गया है। तो मान लीजिए ये तो आयताकार पारक है बच्चों। ठीक है, और ये अपने पास समद्विबाहु एक त्रिभुज है, सपोज कीजिए इस तरह से। ठीक है, ये आधार हो गया इसका, ये इसकी चौड़ाई हो गई है,
और ये इसकी लंबाई हो गई है। इस तरह से बना हुआ। अब देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई को बच्चों मैं x मान लेता हूं। तो लंबाई, अब आप बता पाएंगे लंबाई कितनी होगी। अब देखिए चौड़ाई है वो लंबाई से कम है, तो लंबाई वो चौड़ाई से ज़्यादा होगी, साधारण सी बात है। ये क्या कह रहा है, चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। यदि मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है तो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो यही तो बात है। तो लंबाई 3 मीटर ज़्यादा होगी जाएगी, x + 3 मीटर। देखो ये बात समझ में आई क्या। किसी पार्क की चौड़ाई मैंने x मान ली, सवाल में क्या दिया हो, वो कह रहा है चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। यदि मैं इस बात को चेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है तो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, साधारण सी बात है। तो वही तो मैंने किया है। चलिए अब देखो इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो पार्क का, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया बच्चों x और x + 3 यानी x² + 3x, ये हो गया। अब अपने इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है इसमें, यहां पर ध्यान दीजिए। त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, जिसका आधार है वो पार्क की चौड़ाई x थी और ये x + 3 था, तो ये x हो गया। तो त्रिभुजाकार पार्क का आधार क्या हो जाएगा बच्चों, x मीटर, क्योंकि ये तो दे रखा है कि पार्क का जो आधार है वो त्रिभुजाकार पार्क का जो आधार है वो आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो देखिए इसकी चौड़ाई x है तो इसकी आधार है वो भी x हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है। तो अब बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना जो की गई है, आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है, वैसे अपने को पता है। तो ये हो गया 1/2, आधार हो गया x, ऊंचाई होगी 12, तो ये इसे कट गया बच्चों 6x। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 6x। यहां तक अपने पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो अपने पास आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। कौन सा अधिक है ये ध्यान देना है, यहां पर आयताकार वाला अधिक है। तो देखिए कैसे करना है, इसको आगे देखते हैं। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, ध्यान रखना है। तो प्रश्नानुसार देखिए मैं क्या करता हूं, प्रश्नानुसार देखिए ये तो मैंने लिख लिया है बच्चों आयत वाला, ध्यान दीजिएगा आप, और ये है त्रिभुजाकार, दोनों लिख लिए। क्या ये बराबर है, ये आयत वाला है, ये त्रिभुज वाला है, क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। अपने को पता है कि सवाल में साफ दिया हुआ है कि 4 वर्ग मीटर अधिक है। कौन सा अधिक है, ये वाला, ये ऑलरेडी बड़ा है। अब अपने को क्या करना होता है, अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। तो द्विघात समीकरण का मतलब एक समता का चिन्ह है, यानी बराबर का चिन्ह अपने को लेके आना है, इसको बराबर करना है। अब तो मैं बराबर कर नहीं सकता क्योंकि ये 4 वर्ग मीटर ज्यादा है, सवाल में बता रखा है। तो अपने एक तरीका है, या तो इसको 4 वर्ग मीटर कम कर दे या इसको 4 वर्ग मीटर ज्यादा कर दे, तो ये बराबर हो सकते हैं। क्योंकि इसको 4 वर्ग मीटर दे दूंगा तो ये 4 वर्ग मीटर ही तो छोटा है, उसके बराबर हो जाएगा, अपने बराबर का चिन्ह आ सकता है। तो जैसे ही मैं इसमें 4 जोड़ूंगा ये बराबर हो गए बच्चों। देखो अब देखिए द्विघात समीकरण के दाईं तरफ यदि देखें तो शून्य होता है, तो अपने सारे पद है उनको उठा करके बाईं तरफ ले आएंगे, यानी पक्षांतरण कर रहे हैं। तो ये हो गया x² + 3x - 6x - 4 बराबर 0, x² - 3x - 4 बराबर 0। ये देखो ये द्विघात समीकरण का रूप मेरे पास तैयार हो गया। इस तरह से अपने को द्विघात समीकरण तैयार करनी होती है। ठीक है, अब अपने द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र से पहले अपने ABC के मान ज्ञात कर लें। a = 1, b बराबर, बताइए बच्चों b का मान क्या होगा आपके अनुसार बताइए, क्योंकि मैंने कहा है x का जो गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर यदि देखूँ तो -3 है बच्चों, c का मान -4। ये ध्यान देना, चिन्ह को साथ में लेना है जब भी ABC के मान आप ज्ञात कर रहे हैं।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें मान रख दो बच्चों, माइनस माइनस 3, ये देखिए ये माइनस तो सूत्र का है, ये माइनस 3 यहाँ से है, प्लस माइनस माइनस 3 का वर्ग 4ac, a और c का मान फिर माइनस 4 बटा 2a, इस तरह से। अब देखो मैं इधर कर लेता हूँ, साइड में यदि अपने देखें तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग भी 9 होता है, क्योंकि माइनस का वर्ग वो प्लस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 16 हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों 2, तो 3 प्लस माइनस 25 बटा 2, तो ये हो गया 3। अब देखो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह, तो प्लस चिन्ह क्यों लेंगे, क्योंकि अपने को पता है द्विघात समीकरण है तो उसको दो मूल है वो होंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो ये हो गया बच्चों x बराबर 3 प्लस 25 का अपने वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं ना, 3 प्लस माइनस 5 बटा 2, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो 3 प्लस 5 और x बराबर 3 माइनस 5, तो x बराबर 8 बटा 2 यानी 4, और x बराबर माइनस 2 बटा 2 माइनस 1। तो अब देखो बच्चों ये भी तो एक लंबाई चौड़ाई की बात आ गई, ये भुजा ही तो है, तो भुजा का भी ऋणात्मक हो सकती है क्या, तो ये आंसर अपने नहीं लेंगे, x का मान ये अपने लिए नहीं हो सकता। इस सवाल की जो शर्त देखें कि ये आयताकार पारक की भुजाएं हैं, इसलिए भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का मान अपना क्या हुआ 4, तो चौड़ाई कितनी 4 आ जाएगी और लंबाई कितनी 7 आ जाएगी। चलिए उधर लिखते हैं, अतः आयताकार पारक की चौड़ाई, आयताकार पारक की चौड़ाई कितनी आ गई है बच्चों 4 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई है, यहाँ से देख लेंगे 4 + 3 यानी 7 मीटर। तो ये अपने उस आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई वो ज्ञात हो गई है। तो इस तरह से बच्चों अपने द्विघाती सूत्र से देखें तो सवाल कितना आसानी से हल हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा सवाल बन जाता है। तो इस तरह से अपने तीनों विधियों का अध्ययन कर लिया। भी सबसे पहले अपने गुणनखंड विधि देखी, उसके बाद अपने पूर्ण वर्ग विधि देखी, और उसके बाद अपने ये द्विघाती सूत्र देख लिया। तो तीनों से अपने सवाल देख लिया है। तीनों से जो मूल है वो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल समान आएंगे, क्योंकि मूल 2 ही होते हैं और वह अद्वितीय हैं वही आने। ये विधियाँ सिर्फ अलग है, तो आपको विधि यदि सवाल में दी गई है तो वो सेलेक्ट करनी है कौन सी विधि है और सवाल को हल कर देना है। तो मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।